स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में फ्लूइड टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज फिर ऑफलाइन वाले बच्चे साथ है, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। ऑफलाइन वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं और आप लोग के लिए वीडियो बन रही है, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास लेना। आज की क्लास में एकदम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है बेटा, टॉपिक देखो आप ध्यान से, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ, समझना ढंग से, टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के जो फ्लो होते हैं उसके टाइप्स, राइट। फ्लो का जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसके टाइप्स पढ़ाने जा रहा हूं कि टाइप्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला टाइप है फ्लो का, उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब आपसे कोई पूछता है कि सर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, तो कहते हैं स्ट्रीमलाइन अगर फ्लो जो चल रहा है फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस। अगर फ्लो चल रहा है जो फ्लूइड का, तो जो फ्लो चलता है अगर वो फ्लो लाइन में चल रहा है, बिल्कुल लाइन में, एक लाइन में सभी फ्लूइड मॉलिक्यूल चल रहे हैं। लाइन कब बनी रहेगी, कब लाइन में सब रहेंगे, जब हर पिछला फ्लूइड मॉलिक्यूल अगले को फॉलो करेगा। So when you will say the flow is in streamline, when all the liquid molecules, all the gaseous molecules follow करते हैं the same speed and same path and same direction as of preceding. Preceding means पहले वाले का। लाइन कब बनी रहेगी, कभी लाइन कब बनी रहती है, जब हर अगले वाले को हम क्या करें, फॉलो करें। तो कब कहा जाता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है, जब each and every fluid molecule follow the preceding molecule. Preceding means what, पहले वाला। In what aspect he will follow, same speed, same direction, same path, लाइन बनी रहेगी, सारे फ्लो लाइन में चलेंगे, उसको कहेंगे I will say streamline flow. So streamline flow is that type of flow in which all fluid molecules, जितने भी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं, दे ऑल विल फॉलो द सेम स्पीड, द सेम पाथ, द सेम डायरेक्शन एज ऑफ व्हाट, प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल। इट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर। सेकेंड जो फ्लो है उसे कहते हैं बेटा लैमिनर फ्लो। अब ये कहा जाता है कि ये लैमिनर फ्लो क्या है, व्हाट इज लैमिनर फ्लो। तो जब आप लाइन में थे तो वो स्ट्रीमलाइन, लेकिन जब आप लेयर के फॉर्म में मूव करोगे, व्हेन यू विल फ्लो, जब आपका फ्लूइड लेयर बना के चलेगा, लाइन नहीं लेयर, पूरी लेयर। लेयर कहां बनती है, जहां पे बहुत बड़ा स्पेस होता है, जैसे रिवर का फ्लो, पॉन्ड में वाटर का फ्लो, बड़े टब में फ्लो, ये सब कैसा फ्लो होता है, लैमिनर। ट्यूब बड़े साइज का है, लैमिनर। तो लैमिनर मींस व्हाट, द फ्लो इन फॉर्म ऑफ लेयर। जब फ्लो लेयर बना के चलती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लैमिनर फ्लो। And the third one flow is called turbulent flow. And the third one flow is called turbulent flow. Turbulent flow में बताया जाता है बेटा, ये एक ऐसा फ्लो है जिस फ्लो में ना तो लाइन रहती है ना तो लेयर रहता है, सब बिखर जाते हैं। मतलब मान लो कोई फ्लो स्ट्रीमलाइन में है, मान लो कोई फ्लो लैमिनर है, सामने लाके आपने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, स्टोन रख दिया, सारा फ्लो टूट जाएगा, सारे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे, सारे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव करने लगेंगे, जिगजैग पाथ में जाने लगेंगे, ना लाइन ही रहेगी ना लेयर ही रहेगा। ऐसे फ्लो को कहते हैं रैंडम फ्लो, मींस व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये फ्लो जो होता है वो रैंडम होता है, रैंडम फ्लो होता है। इट मींस ना तो फ्लो लाइन में ही रही ना तो फ्लो लेयर में ही रहा, सब बिखर गया, सारे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स बिखर गए, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो तीन तरह के फ्लो हो गए, लाइन में फ्लो चल रहा है स्ट्रीमलाइन, लेयर में फ्लो चल रहा है लैमिनर, और सब बिखर गया, ना लाइन रही ना लेयर रहा, टर्बुलेंट। So these are the main three types of what, flow of fluid. अब जब ये फ्लो ऑफ फ्लूइड के आपने मेन तीन टाइप पढ़ लिए हैं, तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक,
टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, जरा अच्छे से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले एक बात मैं आपसे पूछता हूं, इसको समझने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास कोई पूछे मास का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते। एक पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा तो अब ये समझ में ज्यादा आ जाएगा। मास को डेंसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और मेरा मन कर रहा है तो मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को चाहूं तो एरिया इंटू लेंथ में भी तोड़ सकता हूं। तो ये तो हो गया मास का, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। पहले क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को रो से, वॉल्यूम को भी से, और आगे वॉल्यूम को क्या लिख दिया मैंने, एरिया इंटू लेंथ। क्या पढ़ाना चाह रहा हूं समझो। लेकिन अगर मैं पूछूं मास पर यूनिट टाइम, मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, उधर भी डिवाइड कर दोगे, रो ए एल बाई टी। और एवरीबॉडी नो, सब जानते हैं कि फिजिक्स में ये जो लेंथ अपॉन टाइम है ये वेलोसिटी बन जाती है, लेंथ फॉर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो अगला जो फॉर्म बन गया वो बन गया रो ए वी। तो बोलोगे सर ये दोनों जो हैं वो मास के ही इक्वेशन है, फर्क है ये मास है और ये मास पर यूनिट टाइम है, ये मास पर सेकंड है। अगर मैं कहूं फ्लूइड का कितना मास फ्लो कर रहा है, आप डेंसिटी के टर्म में बताओ, एरिया के टर्म में बताओ, लेंथ के टर्म में बताओ, लेंथ उस ट्यूब की जिसमें फ्लो चल रहा है, लेंथ का मतलब ट्यूब के अंदर वाली लंबाई, तो बोलोगे सर ये वाला। लेकिन मैं कहूं नहीं मुझे मास पर सेकंड के बारे में बताओ कि एक सेकंड में कितना मास फ्लो किया, तो वहां पे फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आएगा, रो ए तो होगा लेकिन एल के जगह पे वी होगा, वी फॉर व्हाट, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो पहले तो ये मैं समझ लो कि मास को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं डेंसिटी में, और मास पर सेकंड को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं डेंसिटी। ध्यान से समझ लो। तो बोलोगे सर ये आपने क्यों पढ़ाया, आप तो सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाने वाले थे। हाँ मैं बताता हूं क्यों पढ़ाया मैंने, 2 मिनट ध्यान से सुनना। इसलिए पढ़ाया कि इसी पे ये रूल है, इसी पे ये लॉ है, जरा देखना। मान लो आपके पास एक ट्यूब है, इफ यू हैव अ ट्यूब, आपके पास एक ट्यूब है, प्लीज समझना ध्यान से। ट्यूब में क्या है कि ट्यूब के इस एंड का एरिया A1 है, तो इस एंड का एरिया A2 है। यहां जो वेलोसिटी जा रही है वो V1 है, यहां से जो वेलोसिटी निकल रही है वो V2। दोनों एंड का एरिया दे दिया, दोनों एंड की वेलोसिटी दे दी। V1 कौन सी वेलोसिटी है, जिससे लिक्विड एंटर कर रहा है, V2 कौन सी वेलोसिटी है, जिससे लिक्विड बाहर आ रहा है, लीविंग। दोनों में साफ दिख रहा है, कोई बच्चा भी बता देगा कि इधर का एरिया बड़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 बड़ा है। वी हैव अ ट्यूब, हमारे पास ट्यूब है, having 2 different cross section area, and this one, this is the V1 of the velocity of the flow of fluid by which it is enter कर रहा है inside the tube, and this is the velocity by which the fluid is leaving the tube. Clear? What is the equation of continuity, समझना है अब। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताता है, सुनो अब मेरी बात को, कि जितना मास पर सेकेंड, नॉट मास, मास पर सेकेंड, जितना एक सेकेंड में लिक्विड का मास इसमें एंटर करेगा उतना ही एक सेकेंड में बाहर आ जाएगा। मान लो एग्जांपल बच्चों ऐसा समझना है, तो मान लो एक सेकेंड में 5 kg फ्लूइड अंदर गया, 5 किलो फ्लूइड अंदर गया, उधर भले ही जगह छोटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उस एक सेकंड में 5 किलो ही फ्लूइड बाहर आएगा। ये है पॉइंट। तो क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब जरा समझाता हूं। मास पर यूनिट टाइम, मास फ्लोइंग पर सेकेंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब मास पर सेकेंड का क्या फॉर्मूला मैंने बनाया था, अभी 2 मिनट पहले बनाया था, रो ए वी। तो आई मीन टू से रो ए वी कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस व्हाट, जो रो ए भी इधर वही रो ए भी उधर, मास पर सेकेंड। अब इधर क्या लिखेंगे, रो A1 V1 इधर का हो गया मास पर सेकेंड एंटरिंग, इज इक्वल टू रो A2 V2 मास पर सेकेंड लीविंग। रो रो कैंसिल, A1 V1
इज इक्वल टू A2। ये अपने आप में एक इक्वेशन बन गया, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि इधर का एरिया इंटू इधर की स्पीड बराबर उधर का एरिया इंटू उधर की स्पीड हमेशा सेम होती। अब बोलोगे सर यहां से एक और चीज सीखने को मिला। हाँ देखो क्या मिल रहा है, यहां से लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू A1/A2। अब देखो रेशियो में यहां साफ दिखा, सॉरी उल्टा हो गया है, मैंने यहां लिख दिया, यहां साफ दिखा बेटा कि V1/V2 इज इक्वल टू A2/A1। यानी यहां से साफ दिख रहा है, एकदम साफ साफ की स्पीड जो है वो एरिया के इनवर्सली है। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो जहां एरिया कम हो जाता है, जहां जगह छोटी हो जाती है, वहां स्पीड बढ़ जाती है, तभी तो 1 सेकंड में उतना ही निकल जाता है। आप अपनी लाइफ में देखो ना, कभी पाइप से पानी आप गमले वमले में डालते हो, फूल वूल में तो वाटरिंग करते हो, तो एक बार पाइप का मुंह प्रेस कर दो, उसके जो एंड को दबा दो, तो कैसी स्पीड बढ़ जाती है वाटर के निकलने की। तो वही चीज का कॉन्सेप्ट है, जहां एरिया कम होगा वहां फ्लो स्पीड ज्यादा होगी, चाहे एंटरिंग है चाहे लिविंग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो आप कैसे, ये थोड़ी लिखोगे कि पाइप को दबा देंगे तो ज्यादा लिक्विड निकलेगा, ऐसा बच्चे थोड़ी लिखोगे जाके एग्जाम में कि सर ने पढ़ाया था कि पाइप को दबाने से स्पीड बढ़ जाएगी, ये लिखोगे, ऐसा थोड़ी लिखो। आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है कि अगर ट्यूब के दो एंड हैं, एक साइड का एरिया अलग है, उधर का एरिया अलग है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया वाला ट्यूब है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पर सेकंड मास एंटर करेगा उतना ही पर सेकंड मास बाहर आ जाएगा। अब मास पर सेकंड का मैंने पहले इक्वेशन बना के रखा था आपके लिए अलग से, रो ए वी, आई मीन टू से रो ए भी जितना इधर होगा उतना ही रो ए भी उधर होगा। रो तो सेम होगा क्योंकि लिक्विड तो वही है, लिक्विड थोड़ी बदल जाएगा। इधर से वाटर डालेंगे उधर से कोका कोला निकलेगा, वाटर डालोगे तो वाटर ही तो आएगा बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है रो तो दोनों तरफ सेम होगा, लिक्विड सेम है, डेंसिटी सेम होगी। A1 V1 उधर A2 V2, रो कट गया, एक फॉर्मूला ही बन गया, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला बन गया फ्लूइड में, इधर का एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू उधर का एरिया इंटू वेलोसिटी हमेशा सेम होता है। और इससे एक और चीज सीखने को क्या मिली कि एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने जब ये देख लिया है तो जरा हम इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। देखना क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ द एरिया A1 मान लिया गया ऑफ ट्यूब ऑफ परफ्यूम बॉटल इज, परफ्यूम की बोतल आपने देखी होगी, परफ्यूम की बोतल जो हम लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं अपने बॉडी के ऊपर, तो परफ्यूम की बोतल में ध्यान से देखा होगा आपने, पहले एक पाइप होता है जो बोतल में डूबा होता है, एक पाइप सा होता है। तो वो जो पाइप है ना, जो परफ्यूम की बोतल में जो पाइप गया हुआ है, उसका एरिया दे रखा है, उसे मैंने A1 माना है, और एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फट से इसे क्या करेंगे, मैंने कई बार बताया है, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻² मीटर। बोलोगे हाँ सर होता है, तो यहाँ से सेंटीमीटर को आप जैसे मीटर में बदलोगे, 1 सेंटीमीटर के जगह पे 10⁻⁻² रखोगे तो 10 ये -4 हो जाएगा, इसलिए कि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने बदल दिया मीटर स्क्वायर में। ये किसका एरिया है, उस ट्यूब का एरिया है जो बोतल के अंदर डूबी है। अब होता क्या, आपने देखा होगा परफ्यूम की बोतल में कि पहले जो लिक्विड है जो आपने बॉडी पे स्प्रे करते हो, पहले वो लिक्विड किस में आता है, पाइप में आता है, फिर पाइप से ऊपर चढ़ता है, फिर ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे निकलकर हमारे बॉडी पे लग जाता है। तो ये एरिया किसका था, ट्यूब का था, किसका था, ट्यूब का। अब क्या है, ध्यान से सुनना, दिया हुआ है डी फॉर डायमीटर ऑफ होल, पाइप से चढ़ के वो लिक्विड ऊपर आएगा, जहां छोटे छोटे होल्स हैं, जहां से फिस फिस करके निकल जाएगा लिक्विड, ये होता है ना परफ्यूम की बोतल में। तो अब ये डी क्या है, डायमीटर ऑफ होल्स, ये दे रखा है डायमीटर 5 mm, 5 मिलीमीटर दे रखा है। इसको पहले मैं रेडियस में बदलूंगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा बेटा 2.5 mm, mm को फिर वही बात है मीटर में बदल दो, 1 mm में 10⁻³ मीटर, 1000 से डिवाइड। फिर आप क्या करो, अब एरिया निकाल दो, इस एरिया को A2 मानो, ये है एरिया, वो एरिया किसका था, पाइप का,
ये एरिया छोटे छोटे होल्स का, लेकिन ये भी लिखा है कि देयर आर 40 होल्स, एक नहीं है 40 होल्स हैं, ये भी लिखा है। तो दिस इज द A2 इज द एरिया ऑफ 40 होल्स, ऐसे ऐसे छोटे छोटे 40 होल्स हैं। तो एरिया इसका जो हो जाएगा वो देखो कैसे निकाल रहा हूं, 40 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब छोटे छोटे होल का रेडियस पता है तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। 40 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि छोटे छोटे 40 होल्स हैं। अब कितना हो गया एरिया, बहुत सिंपल, 40, पाई का मतलब 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 2.5, 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। सिंपल, पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूं, इंटू 40, 3.14, 2.5 को 2 बार करोगे 6.25 इंटू 10 द पावर -6। A2 4 3 12 अप्रॉक्सिमेटली 74 के आसपास आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर। ये ना -6 और 0 एक और मिला दिया और बाकी नंबर को एक साथ कर लिया। 12 6 जा 72 और बाकी डेसिमल आगे पीछे करके 73 74 राउंड ऑफ कर दिया करो, कोई मना नहीं करेगा। ये आ गया एरिया किसका, 40 होल्स का। पहले लिक्विड किस में आएगा, पाइप में, पाइप से चढ़कर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके छोटे छोटे होल से निकलेगा। ये तो होता है परफ्यूम की बोतल में। अब क्या बोल रहा है जरा सुनो, V1 माना गया है स्पीड किसका, उस परफ्यूम का, लिक्विड का, with which fluid entering in pipe। पहले फ्लूइड किस में आएगा बेटा, पाइप में आएगा, अब तो ऊपर चढ़ेगा। तो पाइप में जब फ्लूइड एंटर कर रहा है एक एंड पे, वो स्पीड V1 है। और आपको मैं बता दूं कि वो स्पीड गिवन है बेटा V1, जिससे वो एंटर कर रहा है, वो स्पीड है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबको मीटर में ले रहे हैं तो 0.06 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है सर, पूरी कहानी तो बता रहे हो, भाई तो बताओ पूछा क्या है। पूछा यह है कि अगर उस पाइप में जो लिक्विड एंटर कर रहा है वो इतने स्पीड से कर रहा है, तो छोटे छोटे होल से जो फिस फिस करके निकलेगा वो किस स्पीड से निकलेगा। वही सवाल आ गया कि एक एंड पे स्पीड पता है एंटर करने वाली और दूसरे एंड पे निकलने वाली पूछा है। उसके लिए फिजिक्स में सिंगल फॉर्मूला बना है पूरे फिजिक्स में कि अगर आपको फ्लूइड के फ्लो में एक एंड की स्पीड पता है और दूसरे एंड की स्पीड नहीं पता है, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बस A1 एक एंड का एरिया, V1 एक एंड की वेलोसिटी, एक एंड का मतलब ट्यूब का एरिया, V1 का मतलब जिस स्पीड से वो ट्यूब में एंटर कर रहा था, A2 उधर के 40 होल्स का एरिया और V2 उधर के जिस स्पीड से वो बाहर आ रहा है। बस अब A1 की वैल्यू आपको रखनी है। A1 की वैल्यू शायद दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, V1 0.06। ये तो एक एंड की बात हो गई, ट्यूब के एक एंड की बात, जिसमें पाइप में वो जा रहा था लिक्विड, उधर आ जाए, उधर का मतलब किधर, जहां से वो निकल रहा है, वहां का टोटल एरिया मैंने निकाला है अभी 2 मिनट पहले, 24 इंटू 10 टू द पावर -5 और इंटू V2। यही तो निकालना है मुझे, वही तो स्पीड निकालनी है जिस स्पीड से वो होल से बाहर आ रहा है। बस हो गया। अब आपका काम है सॉल्व करना, और मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें आपकी हेल्प। आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 6 अपॉन 10 का पावर 2 इंटू 74 इंटू 10 का पावर -5। कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि आपको सारी वैल्यूज को इधर लाके नीचे डाल दिया और डेसिमल को भी हटा दिया। अब यहां पे जब सॉल्व करोगे तो आपके सामने है बेटा, कितना सिंपली सॉल्व कर सकते हो कर लो। ये 12/74, अब बाकी 10 के पावर को अलग कर सकते हैं तो आप अलग कर दो। यहाँ पे 10 का पावर -5, 10 का पावर 2, 10 का पावर -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3 हो जाएगा, यानी बन जाएगा 10 का पावर -3 मीटर पर सेकंड। ये किस पे था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे था। क्वेश्चन क्या था आपके सामने है कि परफ्यूम की बोतल है, परफ्यूम की बोतल में क्या होता है, पाइप होता है। पहले फ्लूइड किस में आता है, पाइप में आता है, फिर पाइप से ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ने के बाद छोटे छोटे होल से बाहर निकल जाता है। तो आपको वही बताना है, छोटे छोटे होल से जब बाहर आएगा तो किस स्पीड से बाहर आएगा। यानी एक एंड पे एंटर करने वाली स्पीड पता है और दूसरे एंड पे निकलने वाली स्पीड पता करनी है। एक ही फॉर्मूला तो है फिजिक्स में, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1
पाइप का एरिया, V1 जिस स्पीड से पाइप में गया, A2 उस 40 होल का एरिया, 40 होल्स का, V2 जिस स्पीड से बाहर। ये है क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया, उसी पे क्वेश्चन। 40 होल्स हैं तो आपको 40 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एरिया तो 40 लेना पड़ेगा। 40 पाई आर स्क्वायर सॉल्व किया, इधर A1 V1 A2 इंटू V2। यहां से V2 कैसे निकाला, 2 इंटू पावर -4। -4 बोलोगे सर ये कैसे आ गया, -6 कैसे आ गया? ऐसे आया यहां पे कि जब हमने यहां पर थोड़ा सा -4 है शायद, 2 इंटू 10⁻⁻4, 6 हटा डेसिमल नीचे आ गया, 7/5। थोड़ा सा करेक्शन है, वो -4 है। ये कितना हो गया, -3, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1। वो तो कैलकुलेशन में आप खुद से भी कर लिया करो, ये नीचे आ जाएगा। दिस इज द स्पीड। तो वो तो करेक्शन थोड़ा कैलकुलेशन में था, मेथड तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है। अब बोलोगे सर ये तो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लियर कर दी, बिल्कुल। अब हम एक नए टॉपिक में आ रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ फ्लूइड। देखो 3 तरह की एनर्जी पाई जाती है फ्लूइड में। जब जब मैं फ्लूइड बोलता हूं तब तब आपके मन में एक बात चलनी चाहिए कि सर आप बात कर रहे हो लिक्विड एंड गैस के बारे में। पहली एनर्जी जो होती है फ्लूइड की वो होती है काइनेटिक एनर्जी। वो तो सभी जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी चाहे सॉलिड बॉडी हो चाहे फ्लूइड हो, हर के पास पाई जाती है, बस उसके पास मास होना चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। तो जब फ्लूइड फ्लो करता है तो मास नहीं होता क्या? मास तो होता है और स्पीड भी होती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो फ्लूइड के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि फ्लूइड के पास तो मास होता ही है और स्पीड भी होता है। तो फॉर्मूला तो आप जानते हो, बचपन से जानते हो इस चीज का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला जो सॉलिड के लिए था वही फ्लूइड में लगेगा, ½ mv। m इज द मास ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, बट वो सॉलिड के लिए पढ़ा था। आज फ्लूइड के लिए भी पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला फ्लूइड में भी लगता है, क्योंकि फ्लूइड के पास भी तो मास होता है सर। वो भी तो फ्लो होता है तो मास होता है, लिक्विड का मास होता है, गैस का मास होता है, और स्पीड तो होती ही होती है। फिर आपसे मैं पूछूंगा कि भाई मेरे को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बताओ, मतलब सिर्फ 1 kg का बताओ, तो मास से डिवाइड कर दो। मैंने पूछा सर मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ। पर यूनिट मास नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम का, ½ mv² अपॉन वॉल्यूम। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास 1 kg का, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम का, यूनिट वॉल्यूम का। तो यहां पे तो मास अपॉन वॉल्यूम सीधे डेंसिटी में बदल जाएगा डायरेक्ट। इसको लिख देंगे ½ ρv²। तो ये जो आप तीनों चीज देख रहे हो, ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब 1 kg का, 1 kg फ्लूइड का, 1 kg वाटर का, 1 kg गैस का। ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का। ये तीनों काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड एनर्जी की बात करते हैं, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा सभी के पास होता है। जिसके पास हाइट होगी, पोटेंशियल एनर्जी के कई रीजन होते हैं, मैंने पढ़ाया था ना। जहां सिस्टम ऑफ मास, जहां जोड़े बनते हैं वहां भी होता है, हाइट होती है वहां भी होता है। तो यहां हाइट वाली पढ़ा रहे हैं। अगर मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेकिन वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, कुछ हाइट पे है लिक्विड, तो हाइट के कारण जिस तरह सॉलिड में पोटेंशियल एनर्जी होती थी, फ्लूइड में भी होगी। देखो ये सब एनर्जी अलग नहीं होती कि सॉलिड के लिए है तो फ्लूइड के लिए नहीं। आपने अब तक जो पढ़ा वो सॉलिड बॉडी के लिए पढ़ा था, लेकिन आज पढ़ो वही एनर्जी फ्लूइड में भी लगता है, क्योंकि मास तो फ्लूइड के पास भी होता है। तो फॉर्मूला आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का, अच्छे से जानते हो बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? एवरीबॉडी नोज। फॉर्मूला होता है फ्लूइड का, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। यानी कि अगर मान लो कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड है, गैस है, अगर वो जमीन से हाइट पे है, ग्राउंड से हाइट पे है, तो जिस तरह सॉलिड के पास पोटेंशियल एनर्जी होती थी, फ्लूइड के पास भी। m यहां पे मास ऑफ फ्लूइड। अब अगर हमने कहा कि सर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए सर, अच्छा पर यूनिट मास चाहिए, तो मास से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा सिर्फ क्या? gh।
फिर किसी ने कहा सर मुझे ना पोटेंशियल एनर्जी फ्लूइड का चाहिए, लेकिन मुझे सर पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, फिर वही बात आ गई, मास अपॉन वॉल्यूम, फिर बन गया डेंसिटी, आ गया रो जी एच, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी रो। तो ये जो दोनों एनर्जी देखा आपने, कौन कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी के बारे में एक बात सुन लो, ये सॉलिड के लिए भी होता है, फ्लूइड के लिए भी होता है। ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके पास पाया जाता है, क्योंकि ये एनर्जी के लिए मास और वेलोसिटी चाहिए जो सबके पास होता है। इस एनर्जी के लिए मास हाइट पे चाहिए जो सब में हो सकता है। तो ये एनर्जी सिर्फ सॉलिड के लिए ही नहीं, लिक्विड और गैस सब में पाई जाती है। अब हम जो तीसरी एनर्जी पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। ये थर्ड एनर्जी जो है इसका नाम है प्रेशर एनर्जी। थर्ड एनर्जी इज प्रेशर एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये किसके पास पाई जाती है? फ्लूइड के पास। ये एनर्जी सॉलिड बॉडी के पास नहीं होती, ये सिर्फ फ्लूइड के पास होती है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड एंड गैस के पास होती है, ये सॉलिड के पास नहीं होती। यही एक सिंगल एनर्जी है जो सिर्फ फ्लूइड के पास पाई जाती है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड एंड गैस, ये एनर्जी याद रखना। अब लोग बोलते हैं कि ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? ये एनर्जी का फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका भी हम जब छोटे बच्चे थे क्लास 9th में तब से पढ़ते आ रहे हैं। सर ये तो पहली बार आया है, इसको कुछ डिराइव करके बताओ, क्योंकि नई चीज हमें डेरिवेशन में चाहिए, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। पूरा मैं लिखूंगा, इसका नया टॉपिक आया है। प्रेशर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ फ्लूइड के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। तो एक बात सुनो, हीट कब फ्लो करता है? एक एग्जांपल दे रहा हूं। हीट कब फ्लो करता है? जब एक एंड हाई टेम्परेचर पे हो, एक एंड लो टेम्परेचर पे हो। हीट फ्लो तभी होगा दो एंड के बीच, जब उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो, टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तभी तो हीट फ्लो करता है। कहां से कहां? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। उसी तरह करंट हो या चार्ज हो, वो कैसे फ्लो करता है? जब एक एंड हाई वोल्टेज पे हो, एक एंड लो वोल्टेज पे हो। तो करंट या चार्ज कब फ्लो करता है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी चीज तभी फ्लो करती है जब एक एंड और दूसरे एंड के बीच कुछ डिफरेंस हो। जैसे हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। सुनना ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। करंट को फ्लो होने के लिए दोनों के बीच का वोल्टेज में डिफरेंस होना चाहिए। एक एंड हाई वोल्टेज पे होना चाहिए, एक एंड लो वोल्टेज पे होना चाहिए। उसी तरह फ्लूइड कब फ्लो करता है? जब एक एंड हाई प्रेशर पे होना चाहिए और दूसरा एंड लो प्रेशर पे होना चाहिए। हीट फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, करंट फ्लो ड्यू टू द वोल्टेज डिफरेंस एंड फ्लूइड फ्लो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ये तो पहले क्लियर हो गया। तो मान लो, कैसे डिराइव करेंगे जरा सुनो। मान लो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है दो एंड के बीच, वो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लो कर रहा है। तो P को मान लो, यहां पे देखो ध्यान देने वाली बात है, P प्रेशर नहीं है, P प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन टू एंड्स। टू एंड्स का मतलब जिसके बीच फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और V को मान लो वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? फ्लूइड का, जो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। V हो गया वॉल्यूम उस फ्लूइड का जो फ्लो कर रहा है, P हो गया प्रेशर डिफरेंस जिसके कारण फ्लो कर रहा है। कहा यह जाता है जब कोई चीज चलती है, कोई चीज मूव करती है फिजिक्स में, तो एक वर्क करना पड़ता है। ऐसे अपने आप थोड़ी चल जाती है, अपने आप थोड़ी फ्लो हो जाएगा, एक वर्क करना पड़ता है। और वर्क का फॉर्मूला होता है, ये W है। सबसे पहले ये वर्क क्या है, पर इसके बारे में समझ लो। ये वर्क है जो फ्लो करना पड़ा, फ्लो कराने के लिए करना पड़ा। इसको फ्लूइड, क्योंकि अपने आप कोई चीज नहीं चलती है ना बेटा, अपने आप कोई चीज थोड़ी चलती है, उस पर वर्क करना पड़ता है तब वो चलती है। तो वो W है, वर्क टू फ्लो द फ्लूइड। अब इस वर्क का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बोलोगे x क्या है सर? x है डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट है सर? फ्लूइड का। वो फ्लो किया तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये W क्या है सर? वर्क, जो उसको फ्लो कराने के लिए करना पड़ा। फिर बोलोगे सर हमने पढ़ा था, आपने पढ़ाया है
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं सर P इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू, पढ़ा नहीं है बेटा, ये सब तो जानते तो हो आप। P इज इक्वल टू F बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ P है, यहाँ पे P प्रेशर है या प्रेशर डिफरेंस है? प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर ही बस। तो यहां से फोर्स को क्या लिख सकते हैं? P इंटू ए और इंटू एक्स। फिर बोलोगे सर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वॉल्यूम बन जाता है, एरिया के साथ लेंथ, हाइट, डेप्थ सब तो डिस्प्लेसमेंट ही है। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वॉल्यूम बन गया, तो ए इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? जो फ्लो किया। तो क्या बन गया ये वर्क डन? P इंटू वी। सबसे पहले व्हाट इज P? प्रेशर डिफरेंस इसके बीच जहां से जहां फ्लूइड फ्लो किया। V क्या? वॉल्यूम किसका? जो फ्लूइड फ्लो किया। W क्या? वर्क डन। कोई भी चीज फिजिक्स में चलती है तो उस पर वर्क डन, उस पर वर्क करना पड़ता है तब वो चलती है। तो वर्क डन टू फ्लो द फ्लूइड। वर्क का फॉर्मूला फिजिक्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स। किसका? फ्लूइड का, जो चल रहा है उसका, और किसका? हमारा, तुम्हारा थोड़ी। वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एक्स। फोर्स को लिख सकते हैं P इंटू ए। P इंटू ए लिखा, फिर A इंटू एक्स, V बन गया वॉल्यूम। तो लास्ट में जो वर्क डन करना पड़ा मुझे फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए, वो वर्क डन क्या करना पड़ा? P इंटू वी। और कहते हैं कि यही वर्क डन एनर्जी बन जाती है। कभी भी किसी एनर्जी को हम पहली बार डिफाइन करते हैं तो वर्क डन के फॉर्म में, बिकॉज एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। जब आप 9th में थे तो काइनेटिक एनर्जी भी अगर आप पढ़ रहे होंगे कि किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वहां भी हम स्टार्टिंग से वहां तक जाने में वर्क ही निकालते थे। किसी भी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वहां पर भी उस बॉडी को वहां से जमीन तक लाने में, ग्राउंड तक लाने में वर्क डन ही निकालते थे, तब ये सब एनर्जी बनता था। तो यहां पर भी कैसे निकालेंगे कि फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी क्या है सर? तो बोलोगे वर्क डन से निकलता है बच्चे। कैसा वर्क डन? जो करना पड़ता है किस पे? फ्लूइड पे। क्यों? उसको फ्लो कराने के लिए। किस रीजन से? प्रेशर डिफरेंस हुआ तब। कितना वॉल्यूम फ्लो किया? V। तो यही जो वर्क डन है, यही वर्क डन बन जाता है। वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो ये वर्क बदल जाता है किसमें? प्रेशर एनर्जी में। और फॉर्मूला है P इंटू वी, प्रेशर डिफरेंस इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लो। दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर एनर्जी। ये पहली बार आया है, सिर्फ फ्लूइड के लिए होता है, ये सॉलिड के लिए नहीं होता। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एनर्जी। कभी भी किसी भी एनर्जी को हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है। एनर्जी को जब भी डिफाइन करते हैं तो किस फॉर्म में? वर्क। तो प्रेशर एनर्जी कैसे डिफाइन होगा? ये वो वर्क डन होगा जो करना पड़ता है, फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए। क्यों? ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। वही वर्क डन प्रेशर एनर्जी में बदल जाता है। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला हो गया प्रेशर डिफरेंस इंटू वी। वी फॉर व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। अब अगर आपसे मैं पूछूं, अच्छी बात है, मैंने अब पूछा भाई मेरे को ना प्रेशर एनर्जी बता दिया आपने, मेरे को प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास बता दो। अच्छा सर, तो पीवी को मास से डिवाइड कर दो। और सर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां सर वॉल्यूम अपॉन मास उल्टा आ रहा है, तो इसको कुछ नहीं, इसको हम उल्टा आ रहा है तो उल्टा लिख देंगे, पी बाय रो कर देंगे। डेंसिटी होता है ना सर मास अपॉन वॉल्यूम, यहां आ रहा है वॉल्यूम अपॉन मास, तो डेंसिटी नीचे आ जाएगा। फिर किसी ने कहा सर मुझे ना प्रेशर एनर्जी बताओ। अच्छा, पर यूनिट वॉल्यूम बताओ सर। अच्छा, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा पी बचे। तो बोलोगे सर, मैं कहूंगा यस। ये आप ध्यान से देखिए, ये जो एनर्जी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस सबके पास पाई जाती है। ये एनर्जी जो हमने पढ़ा प्रेशर एनर्जी, ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस सबके पास पाई जाती है। यहां बस स्पीड होनी चाहिए, यहां सिर्फ हाइट होनी चाहिए। ये एनर्जी जो पढ़ा प्रेशर एनर्जी, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड में होती है, ये सॉलिड बॉडी में नहीं होती। निकाला कैसे जाता है एनर्जी को? वर्क डन के थ्रू, क्योंकि पहली बार जब एनर्जी पढ़ेंगे 12th में, नीट में, जेई में, पहली बार एनर्जी को तो वर्क से ही डिफाइन होता है। तो यहां पे प्रेशर एनर्जी कैसे वर्क से आता है? जो करना पड़ता है। क्या करने के लिए? फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए। क्यों? क्योंकि दो एंड के बीच प्रेशर डिफरेंस होगा तो फ्लो होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को प्रेशर डिफरेंस में, उसके बाद वॉल्यूम में, यही वर्क डन बन गया प्रेशर एनर्जी। पर यूनिट मास में नीचे रो आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में पी आ जाएगा, वॉल्यूम हट जाएगा। तो इस तरह तीन एनर्जी मैंने पढ़ा दी, बस यही तीन एनर्जी पाई जाती है फ्लूइड के पास।
सॉलिड के पास सिर्फ 2 होती है, फ्लूइड के पास एक एक्स्ट्रा हो गई, प्रेशर एनर्जी। तो आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें बताई, सबसे बड़ी बात है 3 एनर्जी बताई, और इसी एनर्जी पे अगली वीडियो आएगी। अगला टॉपिक होगा बर्नौलीज थ्योरम, वो एनर्जी से ही रिलेटेड है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, पूरे बर्नौलीज थ्योरम के साथ। तब तक वीडियो को देखो और आगे भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।